हेलो बच्चों, तो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब हमने अकाउंट शुरू करी थी ना, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था अकाउंट्स के अंदर हम एक अकाउंटिंग साइकिल बनाते हैं। अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है? सबसे पहले ना हमें आइडेंटिफाई करना होता है ट्रांजैक्शन को। सबसे पहली चीज क्या होती है? एक बिजनेसमैन जब अकाउंट्स बनाता है तो वो हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता, वो सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जो अमाउंट जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की हो। ठीक है, तो उन ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है। एक बिजनेसमैन सबसे पहला काम क्या करता है? ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करता है। उस ट्रांजैक्शन को फिर हम रिकॉर्ड करते हैं, जो हमने 2 चैप्टर के अंदर सीखा था, या तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, या दूसरा होता है जर्नल। हम उसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। थर्ड, फिर हम उस जर्नल एंट्री को पोस्ट करते हैं एक चैप्टर के अंदर जिसका नाम है लेजर। लेजर के बाद एक चैप्टर आता है, वो भी हमने करा हुआ है, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, और लास्ट आ गया ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग साइकिल का लास्ट स्टेप पे आ गए हम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका दूसरा नाम होता है फाइनल अकाउंट्स। क्या होता है नाम? फाइनल अकाउंट्स। ये हम बनाते क्यों हैं? बिजनेसमैन फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट इसलिए बनाता है ताकि वो चेक कर सके कि उसने पूरे अकाउंटिंग ईयर के अंदर प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम 2 चीजें बनाते हैं, एक होती है इनकम स्टेटमेंट और एक होती है बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट मुझे ये बताती है कि मैंने प्रॉफिट कमाया पूरे साल या फिर मैं लॉस पे हूं, और बैलेंस शीट मुझे बताती है कि मेरे पास एसेट कितनी है और मेरे ऊपर कर्जा कितना है, लायबिलिटीज कितनी है। इनकम स्टेटमेंट क्या बताती है कि मैं प्रॉफिट में हूं या लॉस में हूं, एक बिजनेसमैन। और अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो हमें सिर्फ 2 चीजें बताती है कि मेरे पास एसेट कितनी है और लायबिलिटी कितनी है। ठीक है भाई, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम 2 चीजें बनाते हैं। तो उसमें से हम फर्स्ट चीज आज सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट सीखेंगे, बहुत ध्यान से समझना। ट्रेडिंग अकाउंट, और ये ना ईयर एंड पे बनता है। कब बनता है? ईयर एंड। जैसे अगर हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2024 में, तो ये एंड होगा 31 मार्च 2025 में। तो 31 मार्च 2025 को मैं क्या बनाऊंगा? ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं और क्या काम आता है ट्रेडिंग अकाउंट, तो वो आज हम सीखेंगे। बहुत इजी टॉपिक। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है, और यहां पर लिखना है पर्टिकुलर्स, इधर अमाउंट, इधर पर्टिकुलर्स और इधर अमाउंट। ये फॉर्मेट सबसे पहले यहां पर लिखा जाता है टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है भाई, गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर कि मतलब 1 अप्रैल को मेरे पास स्टॉक कितना है। मान लो मेरा बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है मेरा। किस चीज का शोरूम है? इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो 1 अप्रैल को मैं देखूंगा मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक सामान कितना पड़ा हुआ है। तो मान लो मेरे पास 5 लाख रुपीस का इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, तो मेरे पास पहले से पड़ा है ना, तो उसे मैं कौन सा स्टॉक बोलूंगा? ओपनिंग स्टॉक। तो यहां पर हम ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं इसी स्टॉक को बेचूंगा, और भी तो खरीदूंगा। तो अगर मैं कुछ खरीदूंगा तो वो भी यहां पर आ जाएगा टू परचेजेस के नाम से। अब मान लो कि मैंने कोई चीज परचेज करी और उसमें कोई डिफेक्ट निकला, तो मैं उसे क्या कर दूंगा? वापस। तो वो यहां पर माइनस कर देते हैं हम परचेजेस रिटर्न। ठीक है, परचेजेस की फिगर्स में से परचेजेस रिटर्न क्या कर देंगे? माइनस। फिर नेट अमाउंट बाहर लिखेंगे। बात समझ आई? मान लो आपने 50 लाख रुपीस के गुड्स परचेज करे हो, तो 50 लाख रुपीस आए, जिसमें से 1 लाख का आपको समझ नहीं आया, उसमें कोई डिफेक्ट निकला, तो वो आपने वापस कर दिया। तो 50 लाख में से 1 लाख माइनस कर देंगे, तो बाहर कितना आएगा? 49 लाख। नेट परचेजेस बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं?
परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, अभी लिखवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद अब मैं बेचूंगा ना, तो बेचने को सेल बोलते हैं, तो यहां लिखूंगा बाय सेल्स। और अगर मैंने किसी को सेल करा, उसे वो पसंद नहीं आया, तो वो वापस कर देगा, तो यहां पर माइनस हो जाएगी सेल रिटर्न। सेल रिटर्न इसमें से माइनस हो जाएगी और बाहर लिख देंगे। अब स्टार्टिंग में मेरे पास 5 लाख के गुड्स पड़े थे, उसे क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक, या स्टॉक का दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री। फिर मैंने वो खरीदा, परचेज आ गया, कुछ वापस कर दिया, परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? माइनस, बैलेंस बच गया। फिर पूरे साल मैंने सेल करा, जो सेल रिटर्न हुआ माइनस कर दिया। एंड में मेरे पास कुछ दुकान में बचा भी तो होगा ना, उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो वो भी यहां पर आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। बस ये चीजें आती हैं। ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा क्वेश्चन में, बस फिगर रख देंगे। परचेजेस गिवन होगा, फिगर रख देंगे। परचेज रिटर्न माइनस, यहां रख देंगे। सेल गिवन होगा, सेल रिटर्न गिवन होगा, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन होगा। एक चीज और आती है यहां पर, वही हमें मेन समझनी है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? डायरेक्ट। ये समझना है कि सर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या, ये समझना है। फिर इधर का टोटल करेंगे, इधर का टोटल करेंगे। एज्यूम कर रहा हूं कि मान लो यहां का टोटल आया 10 लाख रुपीस, कितना आया? यहां का टोटल आया 8 लाख रुपीस, तो बताओ इधर कितना कम है? तो वो 2 लाख रुपीस मेरा प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, 2 लाख रुपीस। और फिर दोनों तरफ टोटल कर देंगे, इधर भी 10 लाख और इधर भी 10 लाख। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट। अगर इधर का टोटल ज्यादा है, मान लो इधर का टोटल है 18 लाख, इधर का टोटल 10 है, तो इधर कितना कम है? 8, तो यहां आ जाएगा बाय ग्रॉस लॉस। इधर आ रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट में होगा, क्योंकि ये ना क्रेडिट साइड होती है, और इनकम्स आती है इधर। इधर क्या आती है? इनकम्स। तो इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो प्रॉफिट हुआ। एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, तो क्या हुआ? लॉस। तो इसलिए इसे डेबिट साइड बोलते हैं। ठीक है, नोट करो इस फॉर्मेट को, फिर मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ठीक है बेटा, ये ट्रेडिंग का फॉर्मेट है। अब हमें बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंसेस समझना है। तो अगर आप लोग बुक रेफर कर रहे हो तो डीके गोयल बुक है, 2026 एडिशन, पेज नंबर 20.6। ठीक है, 20.6 में आपको ट्रेडिंग का फॉर्मेट दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें ट्रेडिंग में देखो, मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में नीचे लिखा हुआ है 2 ओपनिंग स्टॉक लिखवाया, उसके बाद 2 परचेजेस है डेबिट साइड में, देखो है ना 2 परचेजेस। फिर लेस कर रखा है परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम भी लिखा हुआ है रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है भाई। अब उसके बाद ये जो एक्सपेंसेस लिखे हुए ना, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये एक्सपेंसेस के नाम आपको याद करने हैं, पर बेसिकली मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको समझा दूं कि होते क्या। देखो भाई ध्यान से, मान लो कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आपको डिफरेंस पता है फैक्ट्री में और इंडस्ट्री में? फैक्ट्री और इंडस्ट्री सेम होती है या फैक्ट्री और इंडस्ट्री डिफरेंट होती है? अलग अलग होती है। फैक्ट्री वो होती है जहां पे कुछ बने, मैन्युफैक्चरिंग हो। इंडस्ट्री को बोलते हैं मेन इंडस्ट्री, हेडिंग्स। जैसे मान लो कि अगर आप क्लोथ का बिजनेस कर रहे हो तो सारे के सारे क्लोथ इंडस्ट्री के अंदर आएंगे, जैसे गुच्ची हो गया, रेड टेप हो गया, और नैतिक मेहता एंड सन्स हो गए। ठीक है, तो ये सब कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, तो ये आएंगे किसमें? क्लोथ इंडस्ट्री के अंदर। अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज लेते हैं हम, जैसे मान लो मेरे पास एयरटेल का सिम है, किसी के पास वोडाफोन का है, किसी के पास BSNL का है, तो ये टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री आएगी। जैसे टूथपेस्ट यूज करते हैं ना, कोलगेट, पेप्सोडेंट, दंत कांति, पतंजलि, सेंसोडाइन,
जैसे अब ये सेंसोडाइन यूज करता है, इसके दांतों में झंझनाहट है, ठीक है। तो ये सब क्या है, पेप्सोडेंट या कोलगेट, ये टूथपेस्ट इंडस्ट्री के अंदर है। तो मैं इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट्री की बात कर रहा हूं, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, ठीक है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है भाई, ध्यान से देखना। तो यहां पर क्या होगी, प्रोडक्शन होगी। कोई भी चीज अगर मुझे बनानी है तो मैं उसे प्रोडक्शन यहां पर करूंगा। प्रोडक्शन होती है रॉ मटेरियल की, तो मैं यहां से क्या परचेज करूंगा, रॉ मटेरियल, और यहां पर सेल क्या करूंगा, फिनिश गुड्स। जब वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएंगे तो फिनिश गुड्स को सेल कर दूंगा। अब जैसे एग्जांपल में मैं मानता हूं कि मेरी एक बिस्किट की फैक्ट्री है, बिस्किट बनाता हूं, तो बिस्किट के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, फ्लोर, शुगर, ऑयल, ठीक है, लेबर भी लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी भी लगेगी, ये सारा चीजें हमारे क्या है, रॉ मटेरियल। फिर मैं पार्ले जी का बिस्किट बना के सेल कर दूं। तो रॉ मटेरियल जो मैंने खरीदा, उस पे जो मैंने खर्चा कर रहा हूं, क्योंकि अब मैं लेबर जो है वो मेरे से सैलरी लेगी, वेजेस लेगी, तो जो भी हम किसी गुड्स को बनाने के लिए खर्चा करते हैं ना, उसे डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। अब ये फिनिश गुड बन के तैयार हो गया, अब बेचते में भी कुछ ना कुछ एक्सपेंस होगा ना, जैसे एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ेगी, उस वाले खर्चे की बात नहीं कर रहा हूं। फिनिश गुड तक बनने से पहले का जो खर्चा हो रहा है उसे डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। बनने के बाद जो खर्चा हो रहा है उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर कौन से एक्सपेंस आते हैं, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल 12 या 13 है, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो अनगिनत है। तो अगर मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम याद कर लूंगा तो बाकी बचे हुए क्या होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के आपको नाम बोल रहा हूं, आप उन्हें लिखो, लिखोगे तो याद हो जाएगा। हेडिंग डालो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फर्स्ट लिखो वेजेस, ठीक है, वेजेस हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। और कभी कभार ना एग्जाम में आता है लिखा हुआ वेजेस एंड सैलरी, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। पर अगर एग्जाम के अंदर आ गया सैलरी एंड वेजेस, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता। पहला वर्ड क्या होना चाहिए, अगर वेजेस है तो वो डायरेक्ट है, वेजेस एंड सैलरी है तो भी डायरेक्ट है, सैलरी एंड वेजेस है तो वो इनडायरेक्ट है, उसे इग्नोर करेंगे, उसे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर नहीं लेंगे, ठीक है। आगे लिखो कैरेज। कैरेज हम किसे देते हैं, कैरेज होता है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। मान लो आपने गुजरात से हमारा रॉ मटेरियल आता है, तो गुजरात से यहां तक आने में ट्रांसपोर्टेशन खर्चा होगा ना, तो उसे कैरेज बोलते हैं। कभी कभार लिखा जाता है कैरेज इनवर्ड, तो भी ये डायरेक्ट एक्सपेंस, इनवर्ड मतलब खरीद रहा हूं। या फिर आ जाता है कैरेज ऑन परचेजेस, अगर कैरेज ऑन परचेजेस आ जाए तो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। पर अगर आ जाए कैरेज, ये लिखना मत, आउटवर्ड, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता। कैरेज है सिंपल तो है, कैरेज इनवर्ड है तो है, कैरेज ऑन परचेज है तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। पर अगर क्या आ जाए कैरेज आउटवर्ड, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आउटवर्ड मतलब बेचते हुए, तो बेचते हुए नहीं हमें लेना, अभी सिर्फ खरीदते हुए और बनाते हुए खर्चे को लेना। कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल्स बोल दे तो ये भी नहीं लेना, ठीक है भाई। कैरेज के लिए कभी कभार दूसरा नाम आ जाता है फ्रेट, तो वो भी एक ही बात है। या फिर आ जाता है कार्टेज, तो वो भी एक बात। फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट ऑन परचेज, कैरेज या कार्टेज, एक ही बात। और बाकी अपने आप बता रहे हैं, लिखो आगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंस, या फिर गैस, फ्यूल एंड पावर। अब गैस, फ्यूल, पावर बेचते हुए तो लगेगा नहीं, गुड्स को बनाते हुए ही तो लगेगा, तो इसलिए ये भी कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस। गैस, फ्यूल एंड पावर। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंस आ जाए लिखा हुआ, तो ये तो खुद ही बता रहा है कि मैं डायरेक्ट हूं। फैक्ट्री एक्सपेंस जिसके अंदर फैक्ट्री की लाइटनिंग हो जाएगी,
या फैक्ट्री का रेंट हो जाएगा। देखो ये भी ध्यान से देखना, अगर फैक्ट्री रेंट लाइटनिंग लिखा है तो डायरेक्ट है, फैक्ट्री रेंट लिखा है तो डायरेक्ट है। अगर सिर्फ लाइटनिंग लिखा हुआ है तो वो डायरेक्ट नहीं है, अगर सिंपल रेंट लिखा हुआ है तो वो डायरेक्ट नहीं है। साथ में वर्ड क्या होना चाहिए, फैक्ट्री। अगर फैक्ट्री वर्ड है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, वरना वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं। एक होता है रॉयल्टी, रॉयल्टी ना आपका एक चैप्टर भी है जो आप ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ोगे, बीकॉम फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के अंदर रॉयल्टी होता है। रॉयल्टी क्या होता है बेसिकली समझो, रॉयल्टी क्या होता है कि हम किसी का राइट यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो कि ये कोचिंग सेंटर मेरा है, ठीक है, मान लो क्या मेरा ही है तो ये कोचिंग सेंटर मेरा है। अब मान लो कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो उस्ताद सिंह जी आए, उन्होंने बोला कि सर मुझे आपका कोचिंग सेंटर यूज़ करना है, मैं यहाँ पढ़ाऊँ। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे जो है इसका रेंट दे दो। तो अभी है मेरा, यूज़ ये कर रहा है, ठीक है, तो ये मुझे उसके बदले पैसा दे रहा है, तो ये एक टाइप का रॉयल्टी है। रेंट होता है वैसे तो ये, पर ये चीज़ होती है कोल माइंस। जैसे हम कोल माइन, गवर्नमेंट टेंडर इशू करती है ना, कोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्राइवेट कंपनियां लेती हैं, तो वो गवर्नमेंट को रॉयल्टी पे करती है, ठीक है। तो ये टाइप का रेंट ही होता है, पर ये मैन्युफैक्चरिंग करते हुए होता है, इसलिए ये कौन सा एक्सपेंस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस। या फिर इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट का मतलब भी खरीदना होता है, तो इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी भी आपका क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। या कस्टम ड्यूटी, तो ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। लिख लो इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, डॉग नहीं डॉक, DOC के डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस कब दिए जाते हैं, जब शिप से सामान आता है, तो पोर्ट मतलब बंदरगाह, ठीक है, वहां पर जब सामान उतरता है तो वहां पे डॉक चार्जेस और क्लियरिंग चार्जेस दिए जाते हैं। तो ये भी हमारे कौन से एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। वैसे पेज नंबर 20.6 में सारे डायरेक्ट एक्सपेंस लिखे हुए हैं, चाहे रीड कर लो। वेजेस एंड सैलरी, डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज, गैस, फ्यूल, पावर, ये लेनी चाहिए। फ्रेट एंड कार्टेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, प्रोडक्टिव एक्सपेंस अगले पेज में ऊपर, फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री लाइटनिंग, फैक्ट्री रेंट, डॉक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और रॉयल्टी। और फिर हमारा नीचे आंसर आ जाएगा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर इधर आ रहा है तो ग्रॉस लॉस। तो आओ अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 पे, पेज नंबर 20.37 है, क्वेश्चन नंबर 1। तो कह रहे हैं प्रिपेयर करो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। तो वो कह रहा है कि भाई आपको 31 मार्च 2025 का बनाना है, पेज 20.37, क्वेश्चन नंबर 1। ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे लिखोगे आप नीचे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, फिर आप फॉर्मेट बना लोगे, पर्टिकुलर अमाउंट मिल गया क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को रीड करो, इसे बाद में उतार लेना, उतारने का काम अभी नहीं है, ठीक है, ये तो घर पे ही भेज दूंगा आपकी वीडियो ग्रुप में। क्वेश्चन को रीड करो, तो क्या लिखा है। सबसे पहले क्या है, ओपनिंग स्टॉक है ना, पता है, सबसे पहले यहाँ आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक। फिर उसके बाद है परचेजेस, तो परचेजेस में से क्या माइनस करते हैं, परचेज रिटर्न। देखो अपोजिट साइड में लिखी है परचेज रिटर्न 37,000, तो यहाँ हम लिखेंगे टू परचेज, उसमें से माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न 37,000। फिर परचेजेस के नीचे क्या है, सेल्स, सेल्स इधर आती है, बाय सेल्स, और सेल में से क्या माइनस होती है, देखो वो भी दे रखी है अपोजिट साइड में, सेल रिटर्न 40,000, ठीक है। अब वापिस आओ, वेजेस, क्या वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखवाया था अभी, तो आएगा यहाँ टू वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ड लिखवाया था डायरेक्ट एक्सपेंस में, कैरेज इनवर्ड बताओ, कैरेज इनवर्ड था डायरेक्ट एक्सपेंस में, था ना कैरेज इनवर्ड, तो वो भी आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो कैरेज आउटवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड मैंने मना कर दिया तो वो इग्नोर होगा, उसे नहीं लोगे। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये लिखवाया था डायरेक्ट में,
मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो ये भी आएगा। फिर परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये हो चुका है। फिर गैस फ्यूल पावर, ये लिखवाया था डायरेक्ट एक्सपेंस में, तो ये भी आएगा। डॉक चार्जेस, फैक्ट्री लाइटनिंग, अदर लाइटनिंग नहीं आएगा, अगर साथ में वर्ड फैक्ट्री होता तो आता। और एक चीज और देखनी है आपको, क्लोजिंग स्टॉक। देखो वो नीचे दे रखा है, कितना है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड 4,70,000। अब हमें इसमें पुट करना है और आंसर निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया? तो अब क्वेश्चन करते हैं हम। तो सबसे पहले हम यहां लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक है 3,75,000। फिर लिखेंगे टू परचेजेस, इधर हर चीज से पहले टू लिखना है। परचेजेस है हमारे पास 8,72,000 और उसमें से लेस कर देंगे परचेज रिटर्न, जो कि हमें दे रखा है 37,000, बाहर लिख देंगे। उसके बाद सेल्स है, सेल्स यहां आ जाएगा बाय सेल्स। सेल्स हमारे पास है 19 लाख और उसमें से लेस कर देंगे सेल रिटर्न। सेल रिटर्न इज 40,000 रुपीज, बाहर आ जाएगा 18,60,000। ब्रैकेट का मतलब ना माइनस होता है अकाउंट्स में। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा टू वेजेस अकाउंट, वेजेस इज 2,06,000। वेजेस के बाद है कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड अकाउंट 34,000। कैरेज आउटवर्ड हम लेंगे नहीं क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर आएगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 3,15,000। उसके बाद है टू गैस फ्यूल एंड पावर, गैस फ्यूल एंड पावर, गैस फ्यूल एंड पावर आ जाएगा 75,000। डॉक चार्जेस, तो डॉक चार्जेस है 8,000 रुपीज। फिर है फैक्ट्री लाइटनिंग, फैक्ट्री लाइटिंग आ जाएगी 96,000। ऑफिस लाइटनिंग आएगी नहीं, फिर यहां लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज 4,70,000। फिर दोनों तरफ टोटल करेंगे और इधर आंसर में निकाल देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। नोट कर लो इसे। इधर का टोटल करेंगे, ये 8,35,000 आएगा माइनस करके, तो 19,44,000 इधर आया। इधर का सम है 23,30,000। क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो इसमें से इसे माइनस करके हम यहां पर लिख देंगे डू ग्रॉस प्रॉफिट, सीडी। सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस, तो ये आ जाएगा 3,86,000। तो 3,86,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो 23,30,000 इधर और 23,30,000 आपका इधर टोटल हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है भाई। अब ये जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा है ना, ये ऐसा क्वेश्चन आने की चांसेस एग्जाम के अंदर बहुत कम है। अब इससे ना फॉर्मूले बनते हैं, तो ये चैप्टर फॉर्मूले के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक सबसे पहला फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूं, लिखो अपनी कॉपी में। सबसे पहला फॉर्मूला है एडजस्टेड परचेजेस का। एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस का मतलब होता है परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न। याद रखना, नेट परचेजेस मींस परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ध्यान से देखना, इधर देखो बोर्ड पे, मैंने तीन चीजें यूज करी ट्रेडिंग की। एक तो क्या, ओपनिंग स्टॉक, और एक नेट परचेजेस, और एक क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं बात करूं अभी जो मैंने सीखा, क्या सीखा, इधर इसमें इसे ऐड कर रहा हूं, फिर इसमें से इसे क्या कर रहा हूं, तो वही तो लिखा। देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस
और क्या माइनस कर रहे हैं, तो फॉर्मूले को मतलब इस अकाउंट को फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा है, बस है वही चीज। अब ध्यान से देखना, अगर क्वेश्चन मुझे सीधा क्या दे दे, एडजस्टेड परचेज दे दे, तो क्या मैं ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और क्लोजिंग स्टॉक को लिखूं? नहीं ना, क्योंकि उन्होंने इन तीनों का एक ही सम दे दिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में वो हमें कह रहा है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है। क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट। पर उन्होंने देखो सबसे पहली फिगर क्या दे दी, एडजस्टेड परचेज। मतलब उन्होंने क्या करा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक की एक फिगर दे दी, क्या? एडजस्टेड परचेज। तो बचा क्या ट्रेडिंग के अंदर? सिर्फ एक तो कौन से एक्सपेंस बचे, डायरेक्ट, और तो ये के क्या निकाल दूंगा आंसर, क्रॉस प्रॉफिट। तो अब क्वेश्चन और छोटा कर दिया उन्होंने, तीन चीजों का प्लस माइनस उन्होंने हमें खुद ही दे दिया। ठीक है भाई, तो इसमें भी वो हमें क्या बनाने के लिए बोल रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट। आई बात समझ में या नहीं आई? कोई डाउट? तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट अगर मैं करूं, देखो भाई ध्यान से करो अपनी कॉपी में, साथ साथ ऊपर वही लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025। तो हमें अब ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन भी होगा ना, इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें उसका एडलेस करके एक ही फिगर दे दी, क्या? एडजस्टेड परचेज। तो मैं सीधा यहां पर वही लिखूंगा, एडजस्टेड परचेजेस विच इज 22 लाख। तो जब उन्होंने एडजस्टेड परचेजेस दे दिया तो मुझे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन भी होगा, क्या करना है? इग्नोर। अब आगे मुझे दे रखा है सेल, सेल इधर आता है, बाय सेल्स, सेल्स इज 35 लाख। अंदर लिखेंगे, अंदर क्यों लिखता हूं? क्योंकि इसमें से मुझे माइनस करना होता है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का क्वेश्चन में दूसरा नाम दे रखा है रिटर्न इनवर्ड। ठीक है भाई, इन्होंने सेल रिटर्न का दूसरा नाम दे रखा है, क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड। तो आप रिटर्न इनवर्ड ही लिख दो, रिटर्न इनवर्ड विच इज 1,50,000। तो 35 लाख में से 1,50,000 करा तो 33,50,000 आ गया, सेल माइनस सेल रिटर्न। क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखूंगा क्योंकि क्या गिवन है, एडजस्टेड परचेज। आगे मुझे क्वेश्चन के अंदर फ्रेट दे रखा है, फ्रेट मैंने बताया था ना डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहां आ जाएगा टू फ्रेट एंड पैकिंग ले रखा है साथ में, तो पूरा नाम लिखूंगा फ्रेट एंड पैकिंग 45,000। उसके बाद देखो क्या दे रखा है अगला नाम, पैकिंग ऑन सेल। सेल वाला खर्चा नहीं लेते हम, हमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाला खर्चा लेना है, बेचने वाला नहीं, तो वो इग्नोर होगा, पैकिंग ऑन सेल। उसके बाद डेप्रिसिएशन लिखवाया था नहीं ना, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, सिर्फ वही है डायरेक्ट एक्सपेंस जो लिखवाया था। उसके बाद है फैक्ट्री एक्सपेंस, ये लिखवाया था, ये आ जाएगा टू फैक्ट्री एक्सपेंस विच इज 1,90,000। फिर है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिखना ही नहीं क्योंकि मेरे पास क्या गिवन है। अब इसमें से इन तीनों को माइनस कर देंगे, तो सम कर लेते हैं पहले। इधर हो गया 33,50,000, इधर का सम करेंगे 22 लाख प्लस 2 24,35,000। ठीक है भाई, 33,35,000 माइनस 24,35,000, तो आंसर आ गया हमारे पास 9,15,000। मतलब मैंने शायद कुछ सम गलत कर दिया, हाँ 9,15,000 आ गया, सॉरी। तो आंसर आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट 9,15,000। ग्रॉस प्रॉफिट सीडी 9,15,000।
तो दोनों तरफ सम कर देंगे 33,50,000 33,50,000। देखो बेटा ये मैंने आपको फॉर्मूला कराया एडजस्टेड परचेज का ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अच्छा हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है अल्टीमेटली। अब ध्यान समझना मेरी बात को, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो तो एक ट्रेडिंग अकाउंट से आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का ना फॉर्मूला भी, ठीक है, और एग्जाम के अंदर 99% चांस है कि फॉर्मूले वाला क्वेश्चन आता है कि फॉर्मूले से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करो। तो उसके लिए ना सबसे पहले आपको फॉर्मूला जानना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। सर ये क्या नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आप खुद बताओ। आप सब देखो अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो ये मान के चलो कि आप बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन हो, ठीक है भाई। अब आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपीज का परचेज कर रहे हो तो क्या आप उसे 100 में सेल करोगे? आप उसे महंगा बेचोगे ना, 110 में बेचोगे। तो 10 रुपीज जो एक्स्ट्रा है वो क्या है? प्रॉफिट। और 110 रुपीज क्या है? सेल। ध्यान रखना 10 रुपीज क्या है? प्रॉफिट। और 100 में 10 ऐड कर दो तो 110 क्या है? सेलिंग प्राइस। आपको कितने का पड़ा था? 100 रुपीज का। तो वो 100 रुपीज होता है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो मैं गुड्स बेच रहा हूं वो मुझे कितने का पड़ा। अगर मैंने कोई 100 का प्रोडक्ट खरीदा और उसे बेच दिया तो मुझे 100 का नहीं पड़ा, मुझे वो 100 से ज्यादा का पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं उसे अपनी दुकान पे स्टोर भी करूंगा, और दुकान रेंट पे होगी तो वो रेंट का एक्सपेंस होगा, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस होगा। ये सारे एक्सपेंसेस भी हमारी क्या होती है? ये नहीं होता 100 की चीज खरीद दी 110 में बेच दी। अगर आप किसी दुकान पे कुछ खरीदने जाते हो प्रोडक्ट, मान लो वो 100 रुपीज का है और वो 150 का बेच रहा है, ठीक है, तो वो 50 रुपीज इतना महंगा प्रॉफिट इसलिए नहीं ले रहा। वो 50 रुपीज ले रहा है क्योंकि उसने शोरूम बना रखा है, वहां पे एसी है, वहां पे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, हर चीज है। तो वो सब चीजों की कॉस्ट में कवर करता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूरा नाम होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि 100 का प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट पे जो खर्चा हो रहा है वो भी कॉस्ट का पार्ट होता है। उस खर्चे को कौन सा एक्सपेंस बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट, जो डायरेक्टली रिलेटेड है उस एक्सपेंस से, ठीक है भाई। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला आया ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। जहां पर भी मैं नेट परचेजेस वर्ड करूंगा ना यूज, तो समझ जाना परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो नेट परचेजेस जहां पर भी मैं लिखूंगा तो इसका मतलब है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो इससे मेरी क्या आ गई? कॉस्ट। पर मेरे को तो बेचना है, तो और बेचूंगा मैं क्या जोड़ के? प्रॉफिट। तो अगर मैं सेल करूंगा, क्या करूंगा? सेल। तो सेल आती है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मिलाकर बेचूंगा, तो यहीं से ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। सेल्स को भी मैं नेट सेल लिखूंगा अभी, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और नेट सेल्स मींस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और सेल रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड। तो इसके क्वेश्चंस करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बच्चों, बाय बाय। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह।